नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे मानव पूंजी मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बारे में। समृद्धि बोले तो विकास, आर्थिक विकास। जितना ज़्यादा मानव पर सरकार खर्च करेगी, उतना ही ज़्यादा मानव अपने आप को देश के लिए खर्च करेगा। आया समझ में? मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचनाएं, इन सबको लेकर सरकार के जितने ज़्यादा प्रयास होंगे, जितने ज़्यादा सरकार इन चीज़ों को एक व्यक्ति तक पहुंचाएगी, एक व्यक्ति उतना ही खर्च करेगा अपने आप को देश के लिए। एक व्यक्ति को जितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, वो जितना अच्छा स्वस्थ रहेगा, उतना अच्छा वो काम करेगा, उतना अच्छा उत्पादन करेगा, उत्पादन से देश का विकास होगा। तो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास का मतलब है एक व्यक्ति की उन्नति। एक व्यक्ति की जितनी उन्नति है, उस देश की उतनी ही उन्नति है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है यहाँ, राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का? दोनों का ही होता है। कर्मचारी काम कर रहा है, कम कर रहा है, कर तो रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है, कर तो रहा है, बैठा तो नहीं है। एक सॉफ्टवेयर बड़ा काम करता है क्योंकि उसे ज़्यादा जानकारी है। तो यहाँ तुलना की गई है कि आप हमें बताइए, एक कर्मचारी ज़्यादा अच्छा काम करता है या एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ ज़्यादा अच्छा काम करता है? तो हमको पता है, जैसे एक छात्र ज़्यादा जानता है या एक छात्र को पढ़ाने वाला शिक्षक ज़्यादा जानता है, उसी प्रकार से एक कर्मचारी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो हम सभी समझदार हैं, हम बता सकते हैं सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, और ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ज़्यादा उसका वेतन होगा, देश की राष्ट्रीय आय में भी सबसे ज़्यादा योगदान उसी का होगा क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहा है। तो लिखा है कि हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। जो जितना ज़्यादा मेहनत करता है, जो जितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर खर्च करता है, उसे उतना ही फायदा मिलता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। तो फिर स्वाभाविक है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है, मतलब बिना किसी बाधा के वह निरंतर काम कर सकता है, बशर्ते उसका स्वस्थ होना। ठीक, फिर आगे लिखा है, इसलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। देश का आर्थिक विकास देश के लोगों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कौशल पर निर्भर है। यहाँ हम उसके स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं, थोड़ी बड़ा चढ़ाकर। आगे हमने स्रोतों में इसके सीमित शब्दों में अर्थ को जाना था, यहाँ हम विस्तृत अर्थ में बड़ा चढ़ाकर नहीं, सॉरी, विस्तृत अर्थ में हम यहाँ इसके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। हमारा टॉपिक है मानव पूंजी और देश का आर्थिक विकास। तो मतलब जितना ज़्यादा मानव पूंजी पर खर्च होगा, व्यक्ति अपने आप को देश पर खर्च करेगा और देश का विकास होगा। तो यहाँ है कि स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ श्रमिक बिना गति के काम कर सकता है अगर वो स्वस्थ होगा तो। फिर आगे लिखा, अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। उपार्जन मतलब होती है लाभ को बढ़ाती है। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, प्रवासन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से क्यों जाना है इसकी जानकारी, कार्य के दौरान ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, कौशल, यह सब क्या है, उसकी उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है, मतलब कि उसकी आय को बढ़ाते हैं। फिर आगे लिखा, मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि यह साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर नवी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल एक व्यक्ति को कार्य के प्रति उत्साहित करती है, बल्कि उसे नए नए काम को सीखने के प्रति क्या करती है, तैयार भी करती है।
शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है। आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस नई नई टेक्नोलॉजी को हम कब समझेंगे? जब हम शिक्षित रहेंगे। एक बच्चा है, उसे अगर आप शिक्षा दोगे तो वह देश के बारे में जानेगा कि देश में क्या समस्या है, उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन अगर उस बच्चे को शिक्षा ही नहीं दी गई तो वो क्या समस्या को समझेगा? वो तो बस खाना खाएगा और अपने मस्त रहेगा, इधर उधर जाकर भीख मांग कर अपना काम करेगा। हम देखते ही है कि आज हमारे देश में सरकार शिक्षा को लेकर इतने काम कर रही है, लेकिन जगह जगह हमें छोटे छोटे बच्चे जिनकी एज शिक्षा प्राप्त करने की है वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में जाके देखो आप, वहां वो भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे गाड़ी कुछ भी रोकी तो तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? सरकार तो ये सब नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है ये कोई नहीं जानता। आगे लिखा है, जिससे आविष्कारों और नए परिवर्तनों में सहायता मिलती है। किससे मिलती है? शिक्षा से। शिक्षा केवल व्यक्ति को मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए या लाभ बढ़ाने के लिए ही नहीं दी जाती है, उसको नई नई चेतावनियों को क्या करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार करती है। इसलिए शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवी प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो नई नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से अपना पाएगा, क्योंकि हमारे देश में जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो ये सब क्या नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, तो एक टेक्नोलॉजी को अपना और अपने यहाँ हम लोगों को रोजगार भी देती है। तो वहाँ काम करने के लिए हमें उस टेक्नोलॉजी की जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो ये सब शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। आगे लिखा, मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। जितना ज्यादा मानव पूंजी पर खर्च होगा उतना ही ज्यादा उस देश का विकास होगा। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। कहने का मतलब, सरकार ने सरकारी स्कूल पर खर्च किया, आंकड़े आए कि एक स्कूल में 800 बच्चे हैं, लेकिन क्या 800 डेली ही स्कूल आए हैं? इस बात की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचार है। कोई सही से इसकी जानकारी नहीं देगा। हम देखते हैं सरकारी स्कूल में अधिकतर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई चीज सामने आई जाती है, ठीक। फिर आगे लिखा है, सरकार तो सोचती है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे से काम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ भी 100 में से एक ना एक के द्वारा कोई ना कोई गलती की ही जाती है। फिर लिखा, इसका कारण मापन की समस्या हो सकती है। अब कक्षा में 100 बच्चे बैठे, तो प्राइवेट स्कूल में 100 बच्चों की निगरानी रखी जाएगी, लेकिन सरकारी स्कूल में से 100 में से 10 भी गायब है तो प्रेजेंट 100 की ही लग जाएगी, पता ही नहीं है। फिर आगे लिखा, उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं हो पाता। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पर भी जो खर्च कर रही है तो उसका भी कोई सही अनुमान नहीं निकल पाता है। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी में परिवर्तनों में सहचार्य दिखाई पड़ता है। मतलब हमारे देश की सरकार इतना ज्यादा खर्च कर रही है पूंजी निवेश पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कि विकसित देश से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। विकसित देश के बराबर हमारे देश में स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्चे हो रहे हैं, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है। उसका कारण है भ्रष्टाचार और दूसरी बढ़ती हुई जनसंख्या। सरकार कहाँ तक प्रयास करे, जनसंख्या भी तो निरंतर बढ़ती जा रही है। फिर आगे लिखा, किंतु प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। खर्चे तो बराबर हो रहे हैं विकसित देश के बराबर विकासशील देश के, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बराबर है ही नहीं, इसलिए अब विकासशील देश की श्रेणी में। दूसरे शब्दों में विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेज हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। सॉरी। आगे लिखा है, यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल,
यह मानना सही है कि मानव पूंजी और देश का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था कि जितना ज़्यादा आपका मानव पूंजी पर खर्च होगा, उतना व्यक्ति अपने आप को देश के लिए खर्च करेगा और देश का विकास करेगा। अर्थात एक और जहां प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिलती है। मतलब यहाँ पे दो दिशाएं काम कर रही है। ये बोल रहा है यहाँ कि उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन जाती है। जितनी ज्यादा आय होगी उतना ज्यादा मानव पूंजीकरण होगा, और दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिलती है। जितना ज्यादा मानव पूंजी निर्माण किया जाएगा, जितनी ज्यादा शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उतना ही ज्यादा मानव पूंजी निर्माण होगा। आय अधिक होगी तो मानव पूंजी निर्माण होगा, मानव पूंजी निर्माण होगा तो आय अधिक होगी। इन दो दिशाओं के बारे में बात की गई है। फिर आगे लिखा, भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही कहा गया है कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधन मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। मानव विकास देश का विकास, और मानव विकास शिक्षा स्वास्थ्य प्रशिक्षण। उचित शिक्षा प्रशिक्षण पाकर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएगी। साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी। मानव पूंजी तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारण प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है, किंतु सारणी 4.1 में देख सकते हैं ये दोनों क्षेत्रों में साथ साथ समृद्ध हुए हैं। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे क्षेत्र की समृद्धि को सहारा दिया है। यहाँ 4.1 में आप देखो, प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। 1915 में 7,651 थी, 1951 में 7,651 थी, 1981 में 12,174 थी, जो कि 2016-17 में 77,659 रुपये हो गई। फिर है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर का मतलब होता है 1,000 पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, पुरुष महिलाओं की संख्या, प्रति वर्ष 1,000 पर मरने वाले पुरुष महिलाओं की संख्या। 1951 में कितनी थी? 25.1, जो कि 2016-17 में 6.3 हो गई। मतलब ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? सरकार द्वारा पूंजी निवेश किया जा रहा है, स्वास्थ्य में, शिक्षा पर, सब में क्या किया जा रहा है? मेहनत की जा रही है। शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो 1 साल का भी नहीं होता मर जाता है। तो 1951 में ऐसी संख्या थी 146, जो कि अभी 2016-17 तक कितनी हो गई? 33। फिर आगे लिखा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुष की 37.2 थी 1951 में, जो 2016-17 में आके 67 हो गई है। महिला की थी 36.2, जो कि 70 हो गई है। और साक्षरता दर हमारे यहाँ 16.67 थी, जो कि 76 हो गई है। मतलब आज शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सभी पर सरकार खर्च कर रही है, और आंकड़े आपके सामने हैं। ठीक है। फिर आगे लिखा है यहाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे क्षेत्र में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी, और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। कहने का मतलब है जो यहाँ पर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र है, वहां पर अगर हमारे पास कुशल शिक्षित व्यक्ति नहीं होंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे? मशीनों से काम कराएंगे। और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित, इन सब के क्षेत्र में हम किससे काम कराएंगे? मानव से काम कराएंगे, कुशल कामगारों से काम कराएंगे। ठीक। फिर आगे लिखा है यहाँ, जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान के क्षेत्र में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी, जो हमें बताएंगे, मौसमी जानकारी बताएंगे, पर्यावरण जानकारी बताएंगे, महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगमन की आवश्यकता को बढ़ाते हैं।
फिर आगे लिखा मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। 3 अर्थव्यवस्था, पहले नंबर की अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरे नंबर पर चीन की है, तीसरे नंबर पे जापान की है। तो भारत क्या करेगा? एक नए भारत का निर्माण करेगा, जो क्या करेगा? ज्ञान के माध्यम से, प्राकृतिक संसाधन नहीं, ज्ञान के संसाधन से, ज्ञान से अपने आप का विकास करेगा। फिर लिखा है इस नीति का दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ला सकता है। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पद पर ले जाएगा। तो कुल मिला के फर्स्ट से एंड तक इस चैप्टर में एक ही बात चलेगी, पूंजी निवेश। पूंजी निवेश मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, जानकारी। ठीक है, तो आया आपको ये सब समझ में? अगर फिर भी कोई वर्ड को लेकर, कोई लाइन को लेकर डाउट है तो उसे दूर करिए।